हाँ जी, सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू द अमेजिंग क्लास ऑफ सी इंटर लॉ। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सुपर अमेजिंग रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 6 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आज हम इस वाली क्लास के अंदर पूरा जो चार्जेस चैप्टर है वो रिवाइज करने वाले हैं। एकदम बढ़िया सर, एकदम हमको मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा एंड उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं चार्जेस वाले क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लूंगा। राइट, तो आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, चैप्टर वाले जो नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में डाल के दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब क्लास आपकी एंड हो जाएगी तो क्लास के बाद आपको वो वाले नोट्स जो है वो डाल के दे दूंगा मैं। ठीक है, टेलीग्राम के अंदर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। राइट, चलो। सो अभी बिना टाइम खराब करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस छोटा सा चैप्टर है, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेटेड, बिकॉज May 25 में ये चैप्टर ने और डिपॉजिट ने धूम मचा दी थी। उस वाले अटेम्प्ट में ना तो शेयर कैपिटल में से कुछ आया था, आई थिंक 2 MCQ आए थे बस। यस, 2 MCQ आए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया था। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से तो कुछ आया ही नहीं था। ठीक है, सो यू नेवर नो, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। अगर दोबारा May 26 में ऐसा कुछ सीन हुआ, भगवान न करे ऐसा हो, मैनेजमेंट से आए, एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, और शेयर कैपिटल से भी आए, भाई इतने बड़े बड़े चैप्टर है, उसमें से पेपर में आना बनता है। बट स्टिल ये चैप्टर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, जिनको हम इज्जत नहीं देते हैं, जिनको हम छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो एग्जाम्पल में, फिर वो जो है ना, फिर वो पेपर में आते हैं। और फिर वो भाई साहब जब पेपर में आते हैं ना, तो जो धुआंधार आते हैं। ओ राइट, गर्व इज आस्किंग सर एनी प्लानर फॉर रिवीजन। ऑलरेडी प्लानर वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हो। और उसमें आपको 8 to 7 डेज का पूरा प्लानर मिला हुआ है। कौन से दिन में कौन से सेक्शंस आप करोगे, उसके अकॉर्डिंगली अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस यू कैन डू इट। ठीक है, यस, चुक्कू बोल रहा है कि सर नोट से रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, नोट से रिवाइज कर सकते हैं। चलो अभी इधर आ जाओ। ये जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इट इज वेरी सिंपल चैप्टर। सारे फॉर्म्स भी इजी हैं, पूरा चैप्टर ही इजी है। फटाफट से रिवाइज करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसको करते खत्म। अब ये क्या बोलता है सर, बोलते हैं चश्मा। यार अगर ये स्पेक्स नहीं डालूंगा ना तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर आंखें दान देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि बैंड बज गई। ठीक है, सुनो। हाँ, ये जितने राइटिंग प्रैक्टिस ले में वो आप उससे कवर कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। अब इधर आ जाओ चैप्टर पे जरा। सर एक बार बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। पहले आप चार्ज वर्ड का मतलब बताओ। जब हम बाकी किसी और लॉ की बात करते हैं ना, तो और अदर लॉज के अंदर, मतलब और जो लॉज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ऐसे सब और जो लॉज होते हैं ना, उसके अंदर चार्ज वर्ड का मीनिंग कुछ अलग डिफाइंड है। बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है भैया हमको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। ठीक है, हमको यहां पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? सिंपल सी बात है कि सर कंपनीज एक्ट बोलता है आप कुछ भी चीज, अगर मान लो आप कोई लोन लोगे, ठीक है, आपने कोई लोन रीपे करना है, उस लोन को रीपे करने के लिए अगर आपने कुछ गिरवी रखवाया, अगर आपने कुछ सिक्योरिटी रखवाई, तो वो जो आपने सिक्योरिटी रखवाई, वो जो आपने गिरवी रखवाया, इसका मतलब कंपनी ने अपनी एसेट पे एक चार्ज क्रिएट किया। तो चार्ज मींस क्रिएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ अ राइट। आप उसको एज अ राइट, एज अ सिक्योरिटी रखवा रहे हो किसी के पास, कि जब आप उस लोन को रीपे कर दोगे तो वो एसेट आपको वापस मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज। गॉट इट सर। अब आगे सुनना जरा। When a company takes the loan by keeping its property or asset off or any of its undertaking as security, आप इस एसेट को एज अ सिक्योरिटी कहीं पर रखवाते हो तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है इन द फेवर ऑफ द लेंडर। राइट, और 2 क्लॉज 16 में चार्ज वर्ड डिफाइंड है। चार्ज वर्ड की डेफिनेशन जो है वो यही है कि आपने सामने वाले को, सामने वाला कौन है? जिससे आपने लोन लिया है। तो जिससे आपने लोन लिया है उसके फेवर में आपने इस एसेट का चार्ज दे दिया, मतलब आपने इस एसेट को गिरवी रखवा दिया उस पर्सन के पास। उस पर्सन का इस एसेट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, उस पर्सन के पास आपने एसेट गिरवी रखवाई और बोला जब हम लोन रीपे कर देंगे आप एसेट वापस कर देना। दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज। फिर मैंने बोला सर चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज होता है 2 टाइप का। देखो, अगर इस बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया, यू नेवर नो, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, कि चार्ज कितने टाइप का होता है, उस चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बोलूं, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। बोलो ठीक है सर।
एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, कई सारे बच्चे इस टॉपिक पे गलती कर जाते हैं। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में फर्क क्या होता है, उनको लगता है फिक्स्ड तो उनको समझ में आ जाता है, बट फ्लोटिंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ध्यान से सुनना। मैंने बोला फिक्स चार्ज का मतलब होता है इट इज अ चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक एसेट, मतलब जो एसेट्स डेफिनेट इन नेचर है, वो चेंज नहीं हो रही, दे आर द डेफिनेट एसेट। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेट एसेट। वो चेंज नहीं हो रही, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं होगा ना रात को तुम सोए तो उसमें 10 माले थे, कल सुबह उठे तो 11 माले हो गए। माले क्या होता है, फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। एक तो मुंबई में रह के भाई माला हो गया, तो 10 आपके 10 फ्लोर थे, अब 10 फ्लोर से कितने हो गए, 11 फ्लोर हो गए। फिर अगले दिन तुम देखो हो 2 फ्लोर उड़ गए, 9 ही रह गए। ऐसा थोड़ी हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वो डेफिनेट एसेट है। वो क्या है, डेफिनेट एसेट है। अगर आप एसेट डेफिनेट एसेट पे क्या कर रहे हो, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, दैट इट इज कॉल्ड अ फिक्स चार्ज। बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हो तो इट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया, आपने डेटर्स पे चार्ज क्रिएट किया, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग चार्ज। यहां पर जो एसेट होती है ना वो परमानेंट इन नेचर होती है, वो चेंज नहीं हो रही। बट यहां पर एसेट्स कैसी होती हैं, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर ये फ्लक्चुएटिंग है, ये एसेट परमानेंट है, तो फिर इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैंने बोला ये वाली जो एसेट है ना, इसको आप सेल नहीं कर सकते जब तक आप चार्ज होल्डर कौन है, वो लेंडर, जिसके फेवर में आपने एसेट को गिरवी रखवाया, जब तक वो आपको अग्री नहीं कर देता तब तक आप इसको बेच नहीं सकते। बट ये वाली जो एसेट्स है ना, इनको आप यूज भी कर सकते हो, इनको आप बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। ट्रेडिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हो, मतलब अपना जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल यूज करना चाहते हो तो वो रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो। शर्त ये होती है कि अगर आपने यूज कर लिया तो फिर ना आपको वापस से उतना रॉ मटेरियल वापस से लेके आना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट एसेट का लेवल। अगर आप एसेट के लेवल से नीचे जाओगे तो फिर पंगा हो जाएगा। तो आप उन एसेट्स को यूज कर सकते हो, फ्लोटिंग एसेट्स हैं, आप उनको अभी खरीदो बेचो वट एवर इट इज, वो करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया, तो कुछ स्टॉक आपने बेच दिया, फिर नया स्टॉक लेके आ गए, फिर स्टॉक बेच दिया, फिर नया स्टॉक लेके आ गए, तो ये ऐसे सर्कुलैरिटी में चलता रहेगा। बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे जब चेक किया जाएगा तो आपके पास उतनी एसेट्स होनी चाहिए। गॉट इट। अब एक बात जो ध्यान से मैं बोल रहा हूं वो सुनना, ये वाला जो चार्ज होता है ये हमेशा क्रिएट होता है ओनली एंड ओनली ऑन द प्रेजेंट एसेट, जो आपके पास आज एसेट है। बट ये वाला जो चार्ज होता है ये क्रिएट होता है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एसेट पे। मतलब फ्यूचर एसेट्स, कई बच्चे ऐसा पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूं गलत क्या पढ़ते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये वाला प्रेजेंट एसेट पे होता है, ये वाला फ्यूचर एसेट पे होता है। नहीं, अरे नहीं क्यूटी, ऐसा नहीं होता है। ये वाला आपका प्रेजेंट एसेट पे होता है, ये वाला आपका प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एसेट्स पे होता है। यानी कि जो आपके पास आज स्टॉक है उस पे चार्ज क्रिएट हुआ, बट उसमें से कुछ स्टॉक आपने बेच दिया, कल को फिर आप और लेके आ जाओगे, तो जो और लेके आओगे वो ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज आ गया। मेरी बात समझ में आई? फिर कुछ बिक गया, फिर कुछ नया आ गया, सो इट गोज लाइक दैट। तो ये एसेट आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एसेट्स पे क्या होता है, ये वाला चार्ज क्रिएट होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, सर व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइज होने का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइज होने का मतलब होता है जब आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो जाता है। मैंने बोला सर फ्लोटिंग चार्ज का फिक्स्ड होने का मतलब व्हेन इट इज जस्ट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्या होता है, व्हेन द वाटर टर्न्स टू आइस। तो वैसे ही होता है क्रिस्टलाइजेशन। आपका जो फ्लोटिंग चार्ज था अब वो फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर कब कब ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है? तो मैंने बोला कुछ केसेस हैं, जैसे जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो फ्लोटिंग फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कंपनी अपना बिजनेस छोड़ देगी, बिजनेस कैरी ऑन करना बंद कर देगी, सीजेस टू कैरी द बिजनेस, तब आपका फ्लोटिंग फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके क्रेडिटर आपकी सिक्योरिटी एनफोर्स कर लेंगे, मतलब जिनके पास आपने ये एसेट गिरवी रखवाई है, अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करा और फ्लोटिंग चार्ज का आपने ब्रीच किया, तो जैसे ही आप ब्रीच करोगे, जितनी एसेट्स अब आपके पास अवेलेबल थी एज ऑन दैट डेट ऑफ ब्रीच, तो वो सारी एसेट पे अब फिक्स्ड चार्ज बन जाएगा। यानी अब आप उनको यूज नहीं कर पाओगे, फिर वो फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा। बट जब तक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स नहीं होता, इट रिमेन्स डॉर्मेंट अंटिल इट बिकम्स द फिक्स चार्ज। इस पर मुझे लगता है कि शायद आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए, माइट बी, बट लाइन याद जरूर रखना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि जब आप कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करते हो ना, सो इट इज द ड्यूटी दैट आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास। बहुत इजी सेक्शंस है, आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा आराम से। जब आप कोई भी चार्ज क्रिएट करोगे तो आपको चार्ज को क्या कराना पड़ेगा, आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर कौन से फॉर्म के अंदर हम आरओसी को फाइल करेंगे? आप आरओसी को फॉर्म फाइल करोगे CHG 1। अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं और उसके लिए अगर आप कुछ गिरवी रखवाए हो और वो वाला गिरवी आपको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना है, तो आप फाइल करते हो CHG 9। अदरवाइज हर केस में, इन जनरल केस में आप क्या फाइल करते हो, CHG 1 फाइल करते हो। और जब आप CHG 1 फाइल करोगे तो आरओसी को आपको CHG 1 फाइल करना पड़ेगा।
और साथ में आपको कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइल करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी जिससे आपका वो लोन क्रिएट हुआ है, वो जो लोन एग्रीमेंट वगैरह है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करना है? जिस दिन आपका चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करना होता है, साथ में आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सर एक बात बताओ, अगर हमारा चार्ज इंडिया के बाहर रजिस्टर, अगर इंडिया के बाहर क्रिएट हुआ है, क्या हमको तब भी उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको तब भी उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर अगर हमारा चार्ज इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ है तो भी रजिस्टर होगा? यस। अगर हमने चार्ज इंडिया के बाहर में किसी के फेवर में क्रिएट किया है, देखो दो अलग अलग बातें हैं। चार्ज बाहर क्रिएट हुआ है या बाहर वाले के फेवर में क्रिएट हुआ है, मींस जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बाहर है या फिर लेंडर बाहर है। मैं दोनों केस में बोल रहा हूं आपको चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बाहर के बैंक से लोन लिया, बट मैंने बाहर के बैंक से जो लोन लिया मैंने एसेट कौन सी गिरवी रखवाई? जो इंडिया में है, तो भी ये चार्ज रजिस्टर होगा आरओसी के पास। अच्छा अगर सपोज मेरी यूएसए में कोई एसेट है नहीं मेरी, ठीक है, मैं बहुत गरीब हूं, मान लो मेरी यूएसए में कोई एसेट है, तो जो यूएसए में मेरी एसेट है वो एसेट जो है अगर मैंने उसको गिरवी रखवा के लोन लिया तो भी मेरे को जो चार्ज मैंने क्रिएट किया तो भी मुझे CSG1 फाइल करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं आपको चार्ज को मैंडेटरली रजिस्टर कराना पड़ेगा, चाहे आपका चार्ज इंडिया में क्रिएट हो चाहे इंडिया के बाहर क्रिएट हो। मींस लेंडर चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर है लेंडर, चाहे आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में चाहे आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, चाहे आपकी एसेट टैंजिबल है इंटैंजिबल है, व्हाटएवर इट इज, और इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। मान लो आपकी कंपनी, मतलब एक तरीके से ये सारी काम किसको करने हैं? ये सारे काम कंपनी को करने हैं, मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख सकती है? हाँ। तो क्या एक कंपनी अपनी जो उसकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है इन शेयर्स, क्या उसको गिरवी रखवा के लोन ले सकती है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, आप उसको भी गिरवी रखवा के लोन ले सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जितना ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं? ऑल दिस चैप्टर व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं? दैट इज ऑल फॉर द कंपनी। ये मैं इंडिविजुअल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं अगर अपनी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं करण कुमार, अगर मान लो के भैया क्या करते हैं, के भैया किसी से लोन लेते हैं और मैं अगर किसी से लोन लेता हूं और मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गोल्ड का नेकलेस है और मैंने वो नेकलेस को, आप नेकलेस का क्या कर रहे हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं, इधर ध्यान दो। मेरे पास गोल्ड का एक नेकलेस है, मैंने गोल्ड का नेकलेस क्या कर दिया? गिरवी रखवा दिया। अब जब मैंने गोल्ड का नेकलेस गिरवी रखवा दिया तो वो उसके लिए क्या मैं आरओसी को CSG1 फाइल करूंगा? नहीं, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल ना। तुम आरओसी को जाके थोड़ी CSG1 फाइल करोगे। आरओसी बोलेगा तू कौन है बे? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आरओसी बोलेगा तू क्या है बे? भाई तुम क्यों आए? तुम कंपनी थोड़ी हो। कंपनी जब चार्ज क्रिएट करेगी तो CSG1 आरओसी को फाइल होगा। इज माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हर केस में CSG1 नहीं फाइल करना होता। दैट इज ऑल फॉर कंपनीज, दिस इज ऑल फॉर द कंपनी। कंपनी को CSG1 फाइल करना होता है। गॉट इट सर। उसके बाद आओ, जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज है जिससे आपने ये चार्ज क्रिएट किया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई होगा? आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी कहां है, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है या प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई कराओ अंडर द सील ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी की कॉमन सील लग जाए या फिर अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर। हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर साइन कर देगा या फिर CS साइन कर देगा या फिर चार्ज होल्डर का ऑथोराइज्ड ऑफिसर साइन कर देगा, या फिर कौन साइन करेगा? अगर उसी प्रॉपर्टी में कोई और बंदा भी इंटरेस्टेड है तो उससे भी साइन करा सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी वैलिड है, सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है। अगर वो भी ऑथेंटिकेट कर देगा इट इज वेरीफाइड, हम तो मानेंगे ये ओके है। बट अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो कौन साइन कर सकता है, तो कौन वेरीफाई कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को? तो सर फिर या तो कंपनी की कॉमन सील लगा दो, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड माना जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसे वेरीफाइड माना जाएगा, या फिर डायरेक्टर या फिर CS ऑफ द कंपनी या फिर चार्ज होल्डर का ऑथोराइज्ड ऑफिसर। चार्ज होल्डर कौन है? लेंडर। चार्ज होल्डर कौन है? लेंडर। बोलो ठीक है? ठीक है सर। गॉट इट बेटा, जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? यस और नो? फिर उसके बाद आगे एक और बात समझना, ये जो सेक्शन 77 है और रूल 3 है ये नहीं लगेगा किसके ऊपर? एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर इन फेवर ऑफ, जब उसने क्या करा है बाय अ बैंकिंग कंपनी, जब चार्ज क्रिएट किया गया इन द फेवर ऑफ RBI। अगर एक बैंकिंग कंपनी ने RBI के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट किया है, क्योंकि RBI ने उसको क्या दिया है? लोन दिया है। RBI ने उसको क्या दिया है? लोन दिया है। ठीक है, RBI ने अगर उसको क्या दिया है? लोन दिया है। तो देन इन दैट केस बैंकिंग कंपनी के
ने जो चार्ज रखवाया होगा, जो एसेट गिरवी रखवाई होगी, उस पर कोई आपको CHG1 वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? उनका तो काम डेली का है, डेली का वो लोन लेते फिरेंगे आरबीआई से, डेली उनको बैंकिंग कंपनी को कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवानी पड़ेगी आरबीआई के पास, तो डेली CHG1 फाइल करते फिरेंगे नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। गॉट इट सर। अब उसके बाद ध्यान से सुनना जरा आराम से, बढ़िया वाला एकदम मस्त वाला चार्ट है बुक के अंदर, तुमको एकदम पूरा याद हो जाएगा। क्या सर? हमको चार्ज रजिस्टर कराने कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर। पर सपोज अगर हमने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया 30 डेज के अंदर, तो क्या होगा? तो मैंने बोला आपको ये टाइमलाइन ध्यान रखनी है बस। अगर आपने चार्ज ओरिजिनल 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं कराया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगले 30 डेज मिलेंगे, यानी कि ओरिजिनल पीरियड जो आपका 30 डेज का है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको 30 डेज और मिलेंगे एक्सटेंशन, और 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। पर अगर सर मान लो हम ये एडिशनल वाले 30 डेज ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको एडिशनल फीस क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। बट सर अगर मान लो मैंने इसमें भी रजिस्टर नहीं कराया, तो फिर आपको सेकंड एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके लिए फिर आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज तक का, जिसके लिए आपको एड वैलोरम फीस पे करनी पड़ेगी। एड वैलोरम फीस का मतलब होता है फीस अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ऑफ लोन। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लोन, जितना आपका लोन था उसके हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपके ऊपर फीस लगेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर एक बात और समझना कि ये जो सारी टाइमलाइन है ना, ये वो वाले चार्जेस के लिए है जो चार्ज आपके क्रिएट हुए थे 2 नवंबर 2018 को या उसके बाद। 2 नवंबर 2018 को या उसके बाद। इससे पहले वाले चार्जेस के लिए ये कहानी नहीं थी, इससे पहले वाले चार्जेस की कहानी अलग थी। वो मैंने एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डाला हुआ है, एक बार टाइमलाइन देख लेना बस। मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे, बट स्टिल याद रख के जाना कि 2 नवंबर से पहले अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ था, तो फिर ये टाइमलाइन क्या हुआ करती थी। फिर ये टाइमलाइन 30, 60 नहीं होती थी। पहले ये टाइमलाइन क्या होती थी? पहले टाइमलाइन होती थी 30। आपको 30 डेज ओरिजिनल मिलेंगे। अगर आपने 30 डेज में नहीं कराया, तो ओरिजिनल पीरियड से 300 डेज, मतलब एक्चुअल में आपको फर्स्ट एक्सटेंशन मिलता था 270 डेज का। और अगर आप फिर भी नहीं करा पाते थे, तो आपको 6 महीने और मिलते थे। तो इन्होंने वो सारी टाइमलाइन को रिड्यूस करके क्या कर दिया? 30, 30, 60। अर्लियर इट वाज 30, 270 एंड 6 मंथ्स बेसिकली, बट अब वो चेंज हो गया। अभी आपका 2 नवंबर को या उसके बाद अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, तो आपको ये फॉलो करके चलना है। ठीक है सर। उसके बाद आगे सुनना, जब कंपनी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाएगी, तो आपको साथ में एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और वो डिक्लेरेशन कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा, दैट हम जो लेट फाइलिंग कर रहे हैं, उस लेट फाइलिंग से किसी भी क्रेडिटर का कोई राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है। जो इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स हैं, उनका कोई राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे एक बार सब लोग बताएंगे फटाफट से, जब आप चार्ज क्रिएट करते हो, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करते हो आरओसी को? CHG9 मत लिखना, CHG9 आई नो फॉर द डिबेंचर, CHG9 फाइल करना होता है। अगर डिबेंचर के केस में हमने कुछ गिरवी रखवाया है, तो वो वाले केस में हम लोग क्या फाइल करते हैं आरओसी को? CHG9। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल केस में मेरे को बताओ क्या फाइल होता है, कौन सा फॉर्म फाइल होता है? वेरी गुड, CHG1 फाइल होता है। CHG1 फाइल होता है। अब आपको पता है CHG1 जब आप चार्ज क्रिएट करते हो ना, ओए इधर सुनो ध्यान से, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है। जब आप CHG1 जब आप चार्ज क्रिएट करते हो ना, तो आप CHG1 फाइल करते हो। गॉट इट? जब आप चार्ज को मॉडिफाई करते हो, मेरे साथ बोलो, क्या करते हो? चार्ज को मॉडिफाई करते हो सेक्शन नंबर 79 के हिसाब से। जब आप चार्ज को मॉडिफाई करते हो ना, तो चार्ज को मॉडिफाई करने के लिए भी आरओसी को रजिस्टर कराना पड़ता है। मतलब जब चार्ज मॉडिफाई होता है, तब भी वो चीज आरओसी के पास रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो जब आप चार्ज क्रिएट करते हो, तब भी आप CHG1 फाइल करते हो। जब आप चार्ज को मॉडिफाई कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो भी आप CHG1 फाइल करते हो। यानी CHG1 हमेशा किस केस में फाइल होगा? क्रिएशन के समय भी, मॉडिफिकेशन के समय भी। इधर मेरी बात ध्यान से सुन लो। सपोज मैं आरओसी हूं, यू आर द कंपनी, तुमने चार्ज क्रिएट किया, मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? जल्दी लिखो फटाफट चैट पे, मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? CHG1। तुमने कल को चलकर चार्ज को मॉडिफाई करा, ये चीज भी तुमको आरओसी के पास रजिस्टर करानी पड़ेगी, तुम कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? CHG1। अब मैं जब तुम्हारा इस चीज को रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें सर्टिफिकेट इशू करूंगा, तो मैं कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट दूंगा? अगर तुमने चार्ज क्रिएट किया था, तो तुमने मुझे CHG1 फाइल किया था, आरओसी तुम्हें CHG2 इशू करेगा, यानी CHG2 में सर्टिफिकेट देगा। बट अगर आपने चार्ज को मॉडिफाई कराने के लिए CHG1 फाइल किया था, मतलब यू हैव मॉडिफाइड द चार्ज, और ये चीज को रजिस्टर कराने के लिए आपने आरओसी को क्या किया था? CHG1 फाइल किया था, तो तब आरओसी तुम्हें जो सर्टिफिकेट देगा, वो देगा CHG3 में। यानी मैं सिंपल क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि भैया कंपनी हमेशा CHG1 फाइल करती है, चाहे वो क्रिएट को रजिस्ट्रेशन करा रही है, चाहे वो मॉडिफिकेशन को रजिस्ट्रेशन करा रही है। आरओसी आपको सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में देगा, वो डिफरेंस दिखेगा।
आरओसी आपको नए फ्रेश जब आपका चार्ज क्रिएट होगा उसको रजिस्टर करके CHG2 देगा और मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करके वो आपको CHG3 देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर, यस सर। अब आगे चलेंगे। सर्टिफिकेट जो आरओसी इशू करेगा वो हमेशा एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा दैट आपने सारे एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरे तरीके से कंप्लाई किया है। अब उसके बाद आगे मेरी बात समझना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सर मान लो हमने चार्ज क्रिएट किया बट हमने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया विद इन द टाइम पीरियड, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया ना, तो जो आपका वो जो चार्ज होल्डर है ना, वो जो क्रेडिटर है जिसने आपको पैसा दिया है, एक तरीके से आपने एसेट उसके पास गिरवी तो रखवा रखी है, पर क्योंकि आपका चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये चार्ज आपका अनरजिस्टर्ड चार्ज माना जाएगा। मतलब एक तरीके से ये जब अनरजिस्टर्ड चार्ज हो गया ना, तो वो जो बंदा है ना, वो जो लेंडर है, वो लेंडर आपका क्या माना जाएगा? वो लेंडर आपका अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। इफ यू हैव क्रिएटेड एनी चार्ज, कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया बट उसको क्या नहीं कराया, आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराया, तो लॉ बोलता है भैया हम इसको क्या मानेंगे? अब हम उस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह मानेंगे और ये चार्ज जो है ये वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड अदर क्रेडिटर्स। यानी कि जो अगर मान लो कंपनी कल को लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेटर जो होगा वो इस चार्ज को कंसीडर ही नहीं करेगा। वो बोलेगा दिस चार्ज इज नॉट अ चार्ज, ये एक अनसिक्योर्ड ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिटर्स भी इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो इसको वॉइड मानेंगे। और वो जो बंदा लेंडर है ना, वो लेंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा, वो अपनी प्रायोरिटी क्या कर देगा? लूज कर देगा। यानी कि वो स्टेप डाउन हो जाएगा टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, टू द लेवल ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बोलो ठीक है? ठीक है सर। बट एक चीज और समझना, अगर मान लो आपने सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करा लिया, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मतलब मुझे बताओ शुरू में आपके पास ओरिजिनल टाइम कितना था चार्ज को रजिस्टर कराने का? 30 डेज। आपने 30 डेज में तो नहीं कराया, बट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर आपने चार्ज को रजिस्टर करा लिया। अगर इस बीच में जब आपका चार्ज रजिस्टर हुआ, इस बीच में किसी और क्रेडिटर ने भी उस कंपनी को लोन दिया और वो चार्ज पहले रजिस्टर हो गया ना, तो उसकी प्रायोरिटी होगी, आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक एग्जांपल डाला हुआ, आप पढ़ के देख सकते हो। मान लो बाबू लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? बाबू लिमिटेड ने लोन लिया 5 करोड़ का एसबीआई से और चार्ज किया लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 सितंबर को, बट चार्ज रजिस्टर होना था 30 डेज के अंदर, नहीं रजिस्टर हुआ। हमने रजिस्ट्रेशन कराया कब? 10 दिसंबर को 2026 को, और हमने एड वैलोरम फीस पे करी। इस बीच में कंपनी ने एचडीएफसी से एक और लोन लिया 7 करोड़ का, और उस पे भी सेम प्रॉपर्टी पे ही चार्ज क्रिएट किया ऑन 17 सितंबर, और उसको फटाफट से टाइम के अंदर अंदर ही क्या करा लिया? रजिस्टर करा लिया। तो देखो ये फर्स्ट वाला चार्ज जो पहले क्रिएट हुआ था ये रजिस्टर हुआ 10 दिसंबर को, बट जो चार्ज बाद में क्रिएट हुआ ये आपका रजिस्टर हो गया 3 अक्टूबर को। तो मुझे बताओ इसमें प्रायोरिटी किसकी मानी जाएगी? इस केस में प्रायोरिटी एसबीआई की होगी या एचडीएफसी की होगी? जो बच्चे ने सही सही आंसर दे दिया उसके मजे आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूं। और जिस एक तो लाइक नहीं करते हो तुम लोग डेली हर क्लास में, भगवान जो लाइक, मैं आप ऐसे हाथ जोड़ के प्रे कर रहा हूं, ऐसा पक्का जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा ना उसको पक्का 10 मार्क एक्स्ट्रा देना, 10, ठीक है? 10 की बहुत अहमियत होती है। इसमें कौन प्रायोरिटी पे आएगा, एचडीएफसी या एसबीआई? वेरी गुड, एचडीएफसी। इसमें कौन आएगा? एचडीएफसी विल बी ऑन द प्रायोरिटी, नॉट ऑन द एसबीआई। गॉट इट सर। तो ये मैंने यहां पे लिख के दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक बार दोबारा पढ़ सकते हो। अब इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 78 पे। सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 78 बोलता है, ओए अगर मान लो वो जो कंपनी है वो चार्ज को रजिस्टर नहीं कराने जा रही, तो जिसने लोन दिया है तू करा ले, आप करवा लो जाके चार्ज को रजिस्टर। तो जो लेंडर होता है ना वो भी जाकर आरओसी को बोल सकता है कि मेरा चार्ज रजिस्टर कर दो। उस कंपनी ने मेरे फेवर में एसेट को गिरवी रखवाया है, उस कंपनी ने मेरे फेवर में ये चार्ज क्रिएट किया है, तो मेरे को क्या कर दो, आप ये चार्ज रजिस्टर करके दे दो। बट आरओसी क्या सीधा ऐसा आंख बंद करके और चार्ज रजिस्टर कर देगा? नो। आरओसी क्या करेगा? पहले कंपनी से पूछेगा। कंपनी को ना क्या भेजेगा? कंपनी को एक स्पेशल नोटिस नहीं, क्या स्पेशल नोटिस? कंपनी को भेजेगा शो कॉज नोटिस। क्या भेजेगा? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। कंपनी को बोलेगा बताओ, कारण बताओ, क्यों ना हम इस चार्ज को इस बंदे के नाम में रजिस्टर कर दें, क्यों ना हम ऐसा रजिस्टर कर दें कि तुमने इसके पास गिरवी रखवाया है। तो वहां पे 3 केस निकलेंगे। केस नंबर 1, या तो कंपनी बोलेगी ओ शिट सॉरी हम तो भूल ही गए थे कि हमने चार्ज क्रिएट किया था, सॉरी आरओसी हमने तो आपको क्या नहीं करा, हमने आपको CHG1 फाइल नहीं करा, सॉरी शक्तिमान अब हम फाइल कर देते हैं। तो उसने फाइल कर दिया। या फिर केस नंबर 2,
कंपनी कुछ ऐसा जेन्युइन रीजन बता देती है कि क्यों हमने अभी तक CHG1 फाइल नहीं करा है, बिकॉज ऐसा कोई रीजन है, अभी तक मान लो लोन का पैसा नहीं आया, कुछ भी ऐसा रीजन है, हमने इसलिए अभी CHG1 फाइल नहीं करा, अभी हमने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया है। अगर मान लो कंपनी खुद फाइल कर देती है या कंपनी रीजन बता देती है तो ठीक है, गेम खत्म। बट अगर मान लो ना तो कंपनी खुद करती है, ना कंपनी क्या करती है, ना कंपनी रीजन बता रही है, ना कंपनी खुद फाइल कर रही है, तो फिर उस केस में आरओसी क्या करेगा, उस केस में आरओसी चार्ज होल्डर को अलाउ कर देगा, तथास्तु। अब आप क्या कर सकते हो, CHG1 फाइल कर सकते हो। तो वो जो चार्ज होल्डर है वो कंपनी को कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा, इन द फॉर्म CHG10। वो डायरेक्टली जाके CHG1 फाइल नहीं करता। चार्ज होल्डर पहले आरओसी से एप्लीकेशन लगाता है और बोलता है मुझे अलाउ करो कि मैं CHG1 फाइल कर पाऊं, तो वो अप्लाई करेगा, आरओसी उसे अलाउ करेगा, और जब आरओसी उसे अलाउ करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो बंदा आरओसी को CHG1 फाइल कर देगा, चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। बट ये सब करने के लिए उस बंदे का खर्चा होगा, तो वो खर्चा किससे रिकवर करेगा, वो सारा खर्चा रिकवर करेगा फ्रॉम द कंपनी। वो सारा खर्चा रिकवर करेगा कंपनी से। मैं बोल रहा हूं सेक्शन 78 के लिए इतना सा चार्ट पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना सा चार्ट पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। सर एकदम समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ना, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 79 क्या बोलता है, एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। इसमें दो बातें हैं बस, इस पूरे सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो बातें हैं सर। क्या? पहली बात मैं समझाता हूं, मैंने एक बात तो ऑलरेडी आपको बता दी है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर आप मॉडिफिकेशन कर देते हो, टर्म्स एंड कंडीशन बदल देना, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल देना, या फिर रीपेमेंट का शेड्यूल बदल देना, ऐसा सब कुछ मॉडिफिकेशन करना चार्ज में। तो जब आप मॉडिफाई करते हो तो आप मॉडिफिकेशन को भी क्या कराते हो, आरओसी के पास रजिस्टर कराते हो, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या करा, एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, इन्फोसिस ने एसबीआई से लोन लिया। इन्फोसिस ने कोई एसेट को गिरवी रखवाया, किसके पास, इन द फेवर ऑफ एसबीआई, इन द फेवर ऑफ एसबीआई। बोलो ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद केके लिमिटेड ने क्या करा, वही एसेट इन्फोसिस से खरीद ली। तो क्या मैं बोलूं दैट वाज एन एसेट विच वाज ऑलरेडी अंडर चार्ज। वो एक ऐसी एसेट थी जिसपे ऑलरेडी क्या था, चार्ज क्रिएटेड था। बोलो हाँ या ना। तो सर अगर केके लिमिटेड एक ऐसी एसेट खरीद रही है जिस पर ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएटेड है, तो क्या तुमको अब ये दोबारा आरओसी को नहीं बताना पड़ेगा? आरओसी की नजरों में तो आज भी ये है ना कि इन्फोसिस ने लोन लिया था, इन्फोसिस ने चार्ज क्रिएट किया था, बट अब तुम आगे उस लोन वोन का रीपेमेंट करोगे, तुम्हारे फेवर में आ गई है वो एसेट, तो भैया आरओसी को बताओ ना जाके, आरओसी को बताओ ना जाके। तो इसलिए आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको CHG1 फाइल करना पड़ता है। सो व्हेनेवर यू विल बाय एनी एसेट व्हिच इज ऑलरेडी अंडर द चार्ज, अगेन यू हैव टू फाइल CHG1, एंड इफ यू विल मॉडिफाई द चार्ज यू हैव टू फाइल CHG1 टू द आरओसी। गॉट इट? गॉट इट सर। उसके बाद मैं बोलता हूं, जब आप मॉडिफिकेशन करोगे और आरओसी को CHG1 फाइल करोगे, तो आरओसी आपको जो सर्टिफिकेट देगा वो किसमें देगा, इन द फॉर्म नंबर CHG3। अभिषेक बोल रहा है अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है? अनएनकम्बर्ड का मतलब जिसपे कुछ भी गिरवी नहीं रखवा हुआ है, मतलब वो अनएनकम्बर्ड है, दैट इज नॉट अंडर चार्ज, दैट इज नॉट अंडर चार्ज, ठीक है। उसके बाद आओ सेक्शन नंबर 80 पे। सेक्शन नंबर 80 क्या बोलता है सर? सेक्शन नंबर 80 बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है एक बार अगर मैंने कमिटमेंट नहीं, एक बार अगर मैंने चार्ज को क्या करा दिया, रजिस्टर करा दिया, तो जिस डेट से वो चार्ज रजिस्टर होता है उस डेट से वो पूरी जनता को नोटिस चला जाता है कि भैया कंपनी का इस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी तुम्हारे घर जा जाके सबको नहीं बताएगी हमने ये वाले एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, हमने ये वाले एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, हमने ये वाले एसेट हट। अगर तुम कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू गो टू द वेबसाइट ऑफ आरओसी, जाके चेक करो कंपनी ने उस पे एसेट पे कुछ गिरवी रखवाया या नहीं रखवाया, ठीक है। तो जब कंपनी जिस दिन अपने चार्ज को रजिस्टर करा देगी, फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन, इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। मेरी बात को याद रखना, गांठ बांध लो मेरी बात को, गांठ बांध लो। मैं बोल रहा हूं भैया बांध लो। पेपर में ये एमसीक्यू आ सकता है, मतलब आ सकता है। आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जिस दिन कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया उस चार्ज का, उस डेट से वो डीम्ड नोटिस माना जाता है। यानी जब आपने चार्ज क्रिएट किया वहां से डीम्ड नोटिस नहीं है, जब आरओसी के पास रजिस्टर हुआ उस डेट से वो डीम्ड नोटिस माना जाता है। माना जाएगा आपने पूरी जनता को बता दिया। अब अगर कोई बंदा उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो वो बंदे की गलती है, अगर वो बिना देखे करेगा तो, ठीक है। आगे सुनना एक जरा,
एके लिमिटेड टू का लोन फ्रॉम द एचडीएफसी। ओहो, एके भाई साहब ने क्या लिया, लोन लिया, कहां से, एचडीएफसी से, कितने का, 200 करोड़ का, और उन्होंने एक चार्ज क्रिएट किया ऑन इट्स बिल्डिंग एंड गॉट दैट चार्ज रजिस्टर्ड लेटर, और फिर चार्ज को रजिस्टर्ड भी करवा लिया। लेटर एके लिमिटेड सोल्ड दैट बिल्डिंग टू करण, और मैंने एके लिमिटेड से वो बिल्डिंग खरीद ली। नाउ करण इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच चार्ज, करण को माना जाएगा कि भैया करण को पता है कि वो एसेट पे क्या क्रिएटेड है, चार्ज क्रिएटेड है। अगर कल को चलकर करण को कोई लॉस हुआ, क्या वो जाकर ये बोल सकता है कि मुझे तो चार्ज के बारे में पता ही नहीं था, अब्बा डब्बा जब्बा हट, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर है सर। यहां तक की कहानी खत्म हो जाती है क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की। इसके आगे कहानी स्टार्ट होती है सेटिस्फैक्शन की। अब अगर तुमने सेटिस्फाई कर दिया किसको, चार्ज को, तुमने चार्ज को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। जब आप चार्ज को सेटिस्फाई करोगे, यानी कि आपने रीपेमेंट वगैरह कर दी, आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, तो जब तुमने क्रिएट किया था तब भी आरओसी को बताया था, अब जब चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर आरओसी को बताओ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर CHG4। कितने दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने चार्ज सेटिस्फाई करा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर। मैं बोल रहा हूं ये चार्ट पढ़ लो, मजे आ जाएंगे। आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, आरओसी को बताना है कि हमने पेमेंट कर दिया और हमारा चार्ज जो पहले रजिस्टर हुआ था, अब आप उस एसेट को रिलीज कर दो, अब उसको फ्री करो आप। तो आप CHG4 फाइल करोगे आरओसी को। पर अगर सर, और साथ में फीस देनी पड़ेगी, अगर सर हम आरओसी को ये नहीं फाइल कर पाते हैं तो देन इन दैट केस आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। आप आरओसी से क्या ले सकते हो, एक्सटेंशन, आरओसी को अप्लाई करो, आरओसी आपको एक्सटेंशन देगा मैक्सिमम कितने दिन का, 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिस दिन ये डेट सेटिस्फाई हुई थी, यहां से 300 डेज, मतलब आपको एडिशनली कितने दिन मिलेंगे, 270 डेज मिलेंगे। उसमें आपको चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जो उसका सेटिस्फैक्शन है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, जब चार्ज होल्डर कंपनी के पास गया था चार्ज को रजिस्टर कराने, तो क्या आरओसी ने कंपनी से पूछा था? अब जब कंपनी चार्ज का सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कराने जाएगी तो आरओसी जो है, क्या मैं बोलूं, आरओसी अब चार्ज होल्डर से पूछेगा, बनता भी है पूछना। तो आरओसी चार्ज होल्डर से पूछेगा, आरओसी चार्ज होल्डर को बोलेगा, ओए चार्ज होल्डर एक बार बता, ये कंपनी ने तेरे फेवर में एसेट गिरवी रखवाई थी, क्या तेरी पेमेंट हो गई? उसने बोला हां सर मेरी पेमेंट हो गई। अब दो केस होंगे यहां पे, या तो वो बंदा बोलेगा हां मेरी पेमेंट हो गई है, अगर वो बोलेगा हां मेरी पेमेंट हो गई है तो आरओसी उस चीज को अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा और चार्ज का सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करेगा और कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर देगा CHG5 में। सर्टिफिकेट मतलब मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन इशू कर देगा इन द फॉर्म नंबर CHG5। पर अगर उसने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं अभी अगर CHG4 फाइल कर रहे हैं ना तो आप इनका चार्ज का सेटिस्फैक्शन अभी रजिस्टर मत करना भाई, अभी लोन इन्होंने रीपे नहीं करा, तो देन इन दैट केस कंपनी, अगर ऐसा हुआ है तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी उस चीज को रिकॉर्ड में लेगा और उस चीज को रिकॉर्ड में लेके कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि अभी अभी ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज चार्ज होल्डर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। गॉट इट सर। अच्छा एक बात सुनना, जब आरओसी चार्ज होल्डर को ये नोटिस भेजेगा तो आरओसी जब चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा, चार्ज होल्डर को कितने दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा? मेरे को एक बार ये बताओ, आरओसी जब चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा, चार्ज होल्डर को कितने दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा? विद इन हाउ मेनी डेज द चार्ज होल्डर हैज टू रिप्लाई? मेरे को पता है गलत आंसर दोगे। हाँ, झलक ने बोला 14 डेज, डफी गाय ने बोला 14 डेज। ये क्या नाम है तुम्हारा, डफी गाय? ये लोग बोल रहे हैं, अरिहंत ने बोला 14 डेज, प्रियांशु ने बोला 14 डेज। अरे नालायकों, लॉ में पता क्या लिखा है, उस बंदे को कारण बताना पड़ेगा। जैसे कंपनी को शो कॉज इशू हुआ था ना, ऐसे ही ये आरओसी चार्ज होल्डर को भी क्या इशू करता है, शो कॉज नोटिस। कारण बताओ, नोटिस बताओ, क्यों ना हम ये सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर लें, कारण बताओ। तो कितने दिन के अंदर कारण बताना होता है पता है? वो टाइम स्पेसिफाइड होगा SCN के अंदर। देखो क्या लिखा है, उसको बोला जाएगा कि आप शो कॉज कीजिए, मतलब कारण बताइए, विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जितना टाइम आरओसी उस नोटिस के अंदर लिख के देगा उतने टाइम के अंदर बताना पड़ता है। बट आरओसी उसके अंदर जो टाइम लिखेगा वो टाइम 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम रट्टा ये मार लेते हो कि वो 14 दिन के अंदर बताएगा, नहीं। अगर आरओसी उसके अंदर लिख के भेजता है भाई 5 दिन के अंदर रिप्लाई कर, ही हैज टू रिप्लाई बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज। अगर आरओसी उसके अंदर लिख के भेजता है भाई 12 दिन के अंदर रिप्लाई कर दियो, तो 12 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा। बट क्या आरओसी उसके अंदर ऐसा लिख सकता है 20 दिन में रिप्लाई कर दियो? नहीं, मैक्सिमम टाइम इज 14 डेज। गॉट इट सर। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैंने बोला कि शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है चार्ज होल्डर को, अगर मान लो कंपनी ने CHG4 में एप्लीकेशन लगाई फॉर द सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कराने के लिए कंपनी ने CHG4 फाइल करा और वो CHG4 में ऑलरेडी चार्ज होल्डर के साइन हैं, अगर वो ऑलरेडी चार्ज होल्डर के साइन उसके अंदर हुए हैं
तो फिर आपको उसको शो कॉज क्यों इशू करना है भाई? जिसको तुम शो कॉज इशू कर रहे हो उसके साइन ऑलरेडी फॉर्म के अंदर है, इसका मतलब उसे पता है ना, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो फालतू का? तो आपको चार्ज होल्डर को शो कॉज नोटिस नहीं इशू करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी CHG4 फाइल हुआ कंपनी के द्वारा और उसके अंदर चार्ज होल्डर के साइन हुए हुए हैं, तो फिर आप चार्ज होल्डर को ये शो कॉज नोटिस वगैरह इशू नहीं करोगे। और जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये चार्ज क्रिएट किया था या मॉडिफिकेशन आपने किया था, वो इंस्ट्रूमेंट यानी वो लोन एग्रीमेंट वगैरह वो आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा 8 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। गॉट इट सर। उसके बाद आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 83। ये भी मुझे लग रहा है इस बार टपक सकता है पेपर के अंदर, ये अच्छा सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 83 पे क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा। सेक्शन नंबर 83 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 83 बोलता है ना तो कंपनी ने, जब सेटिस्फैक्शन हो गया ना, पेमेंट हो गई, ना तो कंपनी ने आरओसी को CHG4 फाइल करा, ना चार्ज होल्डर ने आरओसी को CHG4 फाइल करा, बट आरओसी को किसी और ने ये एविडेंस दिखाया कि देखो वाकई में ये चार्ज जो है ये रिलीज हो चुका है, इसकी पेमेंट हो चुकी है। सर उसको कहां से पता चला? अब जैसे मैंने बोला ना, कंपनी से किसी बंदे ने एसेट खरीद ली थी, अब कंपनी से उस बंदे ने एसेट खरीद ली थी, उसने लोन वोन सब रीपे कर दिया। अब ना तो कंपनी ने आरओसी को बताया, ना बैंक ने आरओसी को बताया, पर क्या वो बंदा जो है वो बंदा जाकर आरओसी को बता सकता है? हाँ, वो बंदा जाकर आरओसी को बोलेगा सर आपके पास ये सो एंड सो एसेट पे चार्ज क्रिएटेड था और रजिस्टर्ड था, अब ये एसेट का हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, चार्ज रिलीज हो चुका है, तो आप एक काम करो, आप इसको रिलीज कर दो। तो मैं सेक्शन 83 में क्या बोल रहा हूं? सेक्शन 83 पावर देता है आरओसी को। आरओसी खुद ब खुद सीओ मोटो क्या कर सकता है? आपका चार्ज का सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकता है, बट उसके लिए आरओसी का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आरओसी के पास एविडेंस होना चाहिए। आरओसी मस्ट हैव द एविडेंस। अगर आरओसी को ऐसा एविडेंस दिखाया जाता है और आरओसी उससे सेटिस्फाई हो जाता है दैट यस वाकई में डेट जो था वो पे हो चुका है, प्रॉपर्टी जो अंडरटेकिंग जो थी जिसपे चार्ज क्रिएटेड था वो रिलीज हो चुकी है, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी विल एंटर इनटू द रजिस्टर ऑफ चार्जेस अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आरओसी अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में सेटिस्फैक्शन की एंट्री डालेगा कि डेट सेटिस्फाई हो चुका है, डेट पेमेंट हो चुकी है और लोन का रीपेमेंट हो चुका है, एसेट वेसेट सब रिलीज हो चुकी है। इवन इफ आरओसी को कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुई है कंपनी से, स्टिल आरओसी खुद ब खुद सीओ मोटो आपका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करके आपको क्या कर देगा? CHG5 इशू कर देगा और 30 दिन के अंदर अंदर एंट्री जब करेगा, एंट्री करने के 30 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टीज को बता देगा। एंट्री करने के 30 डेज के अंदर अंदर दोनों पार्टीज को बता देगा और आपको सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा इन द फॉर्म नंबर CHG5। गॉट इट सर। अब आगे सुनना। अब इसके बाद 84 क्या बोलता है? बिल्कुल ही इजी सेक्शन है। 84 बोलता है भैया अगर कभी भी मान लो ड्यू टू द ऑर्डर अगर आपको ऑर्डर मिलता है किस चीज का कि ये एसेट को आपको क्या करना पड़ेगा? संभाल के रखना पड़ेगा, इसकी मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन अपॉइंट करो। चार्ज होल्डर को ऑर्डर दिया गया कि भैया इसके लिए आप क्या करो? एक रिसीवर अपॉइंट करो, एक मैनेजर अपॉइंट करो टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी अंडर चार्ज। जो आपके पास एसेट चार्ज में रखवाई गई है उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करो? मैनेजर अपॉइंट करो, रिसीवर अपॉइंट करो। तो जब वो बंदा रिसीवर अपॉइंट करेगा, व्हेन अ रिसीवर इज अपॉइंटेड, जब वो अपॉइंट होगा तो अपॉइंटमेंट के समय आपको आरओसी को बताना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कौन से फॉर्म के अंदर बताओगे? CHG6 के अंदर। और जब वो बंदा रिसीवर अपनी पोजीशन से सीज होगा, मतलब व्हेन ही सीज टू बी अपॉइंटेड एज एन रिसीवर, जब वो रिसीवर की तरह हटेगा, मतलब जब अपॉइंट हुआ तो तुमने बताया आरओसी को CHG6 में, जब वो हटेगा ना तो फिर दोबारा आरओसी को बताना पड़ेगा सेम फॉर्म के अंदर CHG6 के अंदर। तो 84 कुछ नहीं बोलता, 84 बोलता है व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ रिसीवर और मैनेजर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज ऑलरेडी अंडर चार्ज, सो व्हेनेवर ही इज अपॉइंटेड यू हैव टू इन्फॉर्म टू द आरओसी अबाउट सच अपॉइंटमेंट विद इन द फॉर्म नंबर CHG6 along with the fees you have to pay and within a period of 30 days of the appointment you have to inform to the ROC. Whenever such person ceases to be appointed as a manager or receiver, then again you have to inform to the ROC in the form number CHG6 that such person has ceased to be appointed as a manager or receiver for the management of the property which is already under charge. Wow! जब आप वो बंदे को अपॉइंट करोगे, जब आप वो बंदे को क्या करोगे? अपॉइंट करोगे, तब भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा और जब वो बंदा छोड़ के जाएगा तब भी आरओसी को बताना पड़ेगा। आएगा तो भी बताओ, जाएगा तो भी बताओ। और दोनों में किस फॉर्म में बताओगे? CHG6 में। खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, खत्म कहानी। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 81 और 85। ये दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ना हमेशा। ये दोनों सेक्शन है रजिस्टर ऑफ चार्जेस के सेक्शन। किसके सेक्शन है? रजिस्टर ऑफ चार्जेस के। 81 में बोलता है
आरओसी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा। जितनी भी कंपनीज जब उसके पास चार्ज रजिस्टर कराएंगी तो आरओसी अपने पास एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करेगा जिसके अंदर वो एंट्री डालेगा। और कितने चंट हैं ये, इन्होंने यहां पे पता क्या लिख दिया कि वो अलग से कोई रजिस्टर नहीं बनाएगा, जो वो अपने एमसीए पोर्टल पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ना सारी कंपनीज के, वही उसका डीम्ड रजिस्टर माना जाएगा। वही उसका क्या माना जाएगा? डीम्ड रजिस्टर माना जाएगा। गॉट इट सर। उसके बाद ये जो रजिस्टर होगा कोई भी बंदा क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ सम प्रिस्क्राइब्ड फीस। आप आरओसी की वेबसाइट पे जाओ, फीस पे करो और इंस्पेक्शन कर लो। और 85 क्या बोलता है? 85 बोलता है कंपनी को भी अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी को भी अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। कंपनी को भी अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा। बट कंपनी कौन से फॉर्म के अंदर चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करेगी? CHG 7 के अंदर। कंपनी हैज टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ चार्ज इन द फॉर्म नंबर CHG 7। कहां मेंटेन करेगी बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेगी। सर उसके अंदर क्या क्या डिटेल लिखनी पड़ेगी? उससे पहले एक और बात ध्यान रखना कि जब आप चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करोगे और आरओ पे उसको रखोगे तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस के साथ साथ आपको वो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आरओ पे रखना पड़ेगा। वो जो लोन एग्रीमेंट वगैरह था वो भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना पड़ेगा। बोलो ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद रजिस्टर के अंदर क्या क्या रखोगे, क्या क्या लिखोगे? रजिस्टर के अंदर क्या क्या लिखोगे उससे पहले एक और बात, सर ये रजिस्टर को कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ, इंस्पेक्शन अलाउड है बिजनेस आवर्स के दौरान। बिजनेस आवर्स के दौरान आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। मेंबर क्रेडिटर विदाउट फीस इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कोई भी और पर्सन करना चाहे तो उसको फीस पे करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू, अब तुम बोलोगे बिजनेस आवर्स के दौरान पूरा दिन तो बंदे धक्के खाते रहते कंपनी के अंदर, हर 2 मिनट में कोई आए जा रहा है बोल रहा है इंस्पेक्शन कराओ इंस्पेक्शन कराओ, तो क्या कंपनी इस टाइम लिमिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है? लगा सकती है। एओए के हिसाब से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, टाइम पीरियड को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। फिर मैं बोलता हूं कि सर जो आपको CHG 7 में रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना है, इसके अंदर आप क्या क्या लिखोगे? कौन से का चार्ज कंपनी ने क्रिएट किए हैं, कौन से चार्ज रजिस्टर हुए हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आपने खरीदी थी विच वाज ऑलरेडी अंडर चार्ज, और कितने आपने मॉडिफिकेशन करे हैं, कितने आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिए, सबका रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन होता है। ठीक है। एंट्रीज जो होगी रजिस्टर के अंदर फोर्थविथ की जाएगी। फोर्थविथ करने का मतलब जैसे ही वो इवेंट हैपन होगा इमीडिएटली आपको वो एंट्री रजिस्टर के अंदर लिखनी है। एंड उसके बाद ये एंट्रीज को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? सर ये एंट्रीज को ऑथेंटिकेट करेंगे CS डायरेक्टर या अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, मैं बोल रहा हूं ICI धूम मचाने वाला है ये वाले पॉइंट के ऊपर MCQ में। दैट रजिस्टर ऑफ चार्ज को कितने समय के लिए प्रिजर्व किया जाएगा? रजिस्टर ऑफ चार्ज को कितने समय के लिए प्रिजर्व किया जाएगा? रजिस्टर परमानेंटली प्रिजर्व होता है। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लोन एग्रीमेंट वगैरह, वो 8 ईयर्स तक प्रिजर्व होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलो मेरे साथ बोलेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कितने समय के लिए प्रिजर्व होगा? रजिस्टर का तो सर कोई डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन से लेना देना ही नहीं है। ठीक है। रजिस्टर हमेशा जो आपका चार्ज का रजिस्टर है परमानेंटली प्रिजर्व होगा। बट जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो चार्ज क्रिएट हुआ था, जिस दिन वो चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा वहां से 8 साल तक आपको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं इस पे ऐसे ही फंसा देगा, इस पे ऐसे ही फंसा देगा। उसके बाद 86 क्या बोलता है? 86 बोलता है अगर आपने इस पूरे चैप्टर में किसी भी सेक्शन का डिफॉल्ट करा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगी 50,000। और अगर गलत सलत इंफॉर्मेशन देकर, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर आपने जानबूझ के कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करा, छुपाया, तो देन इन दैट केस वो बंदे के ऊपर एक्शन हो जाएगा, यानी वो बंदा लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। अब इसके बाद लास्ट सेक्शन क्या बोलता है? 87। मेरी बात ध्यान से सुनना। 87 ये बोलता है अगर 2 केस हैं 87 के अंदर, मैं तुमको 87 बड़े आराम से समझा दूंगा, मेरी बात सुनो। 87 बोलता है 2 केस हैं 87 के अंदर, क्योंकि सर 87 क्या बात करता है? तुमको जितना टाइम पीरियड दिया गया था फाइलिंग करने के लिए, एक्सटेंडेड टाइम की बात कर रहा हूं मैं जोड़ के, तुमने उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर भी फाइलिंग नहीं करी आरओसी को। जो फाइलिंग्स तुम्हें करनी थी, you have forgot to file it within the extended time, even if the extended time was allowed to you, फिर भी आपने फाइलिंग नहीं करी। एक तो केस ये। दूसरा केस ये, आपने फाइलिंग तो करी बट उसमें कुछ गलती हो गई, उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया, कुछ गलती हो गई, या फिर तुम कुछ लिखना भूल गए। आप भूल गए, या तो तुम फाइलिंग करना ही भूल गए, या तुमने फाइलिंग तो की बट उसके अंदर आप कुछ लिखना भूल गए, उसके अंदर आप कुछ मिस स्टेटमेंट या आपने कुछ गलत कर दिया, एरर कर दिया। तो इन दोनों, और ये दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए? ये दोनों चीजें एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें एक्सीडेंटली आपसे हुई हैं, गलती से हो गई है, गलती से मिस्टेक हुई है, तो एक काम करो, आप ना अप्लाई करो किसको? सीजी को अप्लाई करो और सीजी को बोलो कि सीजी सॉरी ना,
सीजी सुनो ना, अब सीजी सुन नहीं रहा तुम्हारी, तुम क्या बोलोगे, सीजी प्लीज सुनो ना, हमसे जो ये हुआ है ना ये गलती से हो गया, ये गलती से हो गया, प्लीज आप हमको अलाउ करो कि हम, अगर ये वाला केस है कि फाइलिंग ही नहीं की थी तो प्लीज अलाउ कर दो ना कि मैं आपको फाइलिंग कर दूं, या अगर फाइलिंग कर दी थी उसमें गड़बड़ हुई है तो प्लीज सीजी अलाउ कर दो कि हम रेक्टिफिकेशन कर पाए। तो आपको ये सीजी को प्रूव करना पड़ेगा दैट कि आपसे गलती अनइंटेंशनल हुई थी, एक्सीडेंटल हुई थी, और इस चीज से कोई भी क्रेडिटर, शेयर होल्डर, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं हो रहा। अगर आप ये चीजें कर देते हो और सीजी आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है हम आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड करके देते हैं, जो आपने फाइलिंग नहीं की थी वो आप फाइल कर दीजिए, या फिर जो आपसे पहले कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई थी, कुछ गलती हो गई थी, तो वो आप क्या कर दोगे, वो आप यहां पर रेक्टिफाई कर सकते हो। दिस इज योर सेक्शन नंबर 87। एंड लास्ट में एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगर कोई कंपनी ना आईबीसी के अंदर सीआईआरपी में चली जाती है, सीआईआरपी का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में मैं बोलता हूं रिवाइवल प्रोसेस, यानी जब कंपनी की हालत खस्ता हो रही होती है तो पहले कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, ट्राई किया जाता है कंपनी रिवाइव कर जाए, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सीआईआरपी। तो उस केस में क्या होता है ना, सारी पावर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है वो छीन के इन प्रोफेशनल्स को दे देते हैं जो ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर ये आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल लो, या फिर आरपी बोल लो, या आईआरपी बोल लो, एक ही बात है, आईआरपी बोल लो, आरपी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो आरपी आईआरपी है, अगर ये लोग तुम्हारा रिवाइवल प्रोसेस करा रहे हैं तो वो ये जो आपकी सारी फॉर्म फाइलिंग्स थी ना, कंपनी को जो फाइल करने थे, ये सारे फॉर्म फाइलिंग फिर आपका कौन करेगा, ये आरपीस करेंगे। पर अगर आपकी कंपनी फिर भी रिवाइव नहीं हो पाती है, मान लो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है सीधा, अब कंपनी लिक्विडेशन में गई तो उस केस में अगर ये वाले फॉर्म्स फाइल करने हैं तो उस केस में सारे फॉर्म कौन फाइल करेगा, लिक्विडेटर। मैं ये वाले पॉइंट पे इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं, सीधी सीधी सी बात, अगर आपकी कंपनी रिवाइवल प्रोसेस में है तो द फॉर्म्स विच आर टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी, CHG1 फॉर द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, CHG4 सेटिस्फैक्शन के लिए, CHG8 ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, ये वाला जो डिले हुआ उसके लिए आप एप्लीकेशन CHG8 में देते हो सीजी को, ये, या फिर CHG9 डिवेंचर वाले केस का, ये फॉर्म कंपनी को फाइल करने थे, कंपनी नहीं फाइल करेगी, ये प्रोफेशनल फाइल करेंगे, आरपी या आईआरपी। और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो फिर ये फॉर्म आपका लिक्विडेटर क्या करेगा, फाइल करेगा। दिस इज योर एंटायर चैप्टर, दैट इज चैप्टर ऑफ चार्जेस, दैट इज चैप्टर ऑफ चार्जेस। अब मैं बोलूं इस पूरे चैप्टर के अंदर 10 फॉर्म यूज हुए हैं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर याद करा दूंगा 10 के 10 फॉर्म, CHG1, CHG2, CHG3, CHG4, CHG5, CHG6, 7, 8, 9, 10। CHG1 की अगर मैं बात करूं तो 1 के अंदर आप चार्ज को रजिस्टर कराते हो, 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट आता है, 1 में रजिस्टर कराते हो, 2 में सर्टिफिकेट आता है, 1 में मॉडिफाई कराते हो, 3 में सर्टिफिकेट आता है, याद हो गया 1 2 3। 1 में रजिस्टर कराते हो चार्ज को, जब क्रिएट किया 1 फाइल करोगे, सर्टिफिकेट आएगा 2 में, मॉडिफाई करोगे 1 फाइल करोगे, सर्टिफिकेट आएगा 3 में, फिर जब सेटिस्फाई हो जाएगा फाइल करोगे 4, सर्टिफिकेट आएगा 5 में। 1 2 3 4 5 क्लियर है। 6 में रिसीवर आएगा, रिसीवर जाएगा, 6 में रिसीवर आएगा, रिसीवर जाएगा, 7 में चार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो जाएगा, 6 में रिसीवर आएगा, रिसीवर जाएगा, 7 में रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो जाएगा। अगर कुछ भूल गए तो आपको रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर 8 में आएगा, अगर कुछ भूल गए तो आपको रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर 8 में आएगा, डिबेंचर वालों के लिए CHG9 जाएगा, और अगर कंपनी भूल गई तो चार्ज होल्डर ROC के पास जाएगा CHG10 लेके। ROC CHG10 लेके किसके पास जाएगा, ROC के पास जाएगा चार्ज होल्डर की, मुझे अप्लाई कर दो, मुझे अलाउ कर दो, मैं आपको CHG1 अप्लाई कर दूं। तो सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है सर, क्या मैंने बोला चार्ज क्रिएट करोगे CHG1 फाइल होगा रजिस्टर कराने के लिए, सर्टिफिकेट 2 में आएगा, मॉडिफाई करोगे 3 जाएगा, मॉडिफाई करोगे 1 जाएगा, सर्टिफिकेट 3 में आएगा, सेटिस्फाई करोगे 4 जाएगा, सर्टिफिकेट 5 में आएगा, 6 में रिसीवर आएगा, 6 में रिसीवर जाएगा, 7 के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो जाएगा, 8 के अंदर रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगा, 9 के अंदर डिबेंचर का रजिस्ट्रेशन जाएगा, और 10 को लेके कौन जाएगा, चार्ज होल्डर जाएगा ROC के पास, और ROC को बोलेगा कि हमारा क्या कर दो, हमको अलाउ कर दो कि मैं आपको CHG1 फाइल कर सकूं। दिस इज योर ऑल सेक्शन फ्रॉम सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन नंबर 87 चैप्टर ऑफ चार्जेस। अब मैं तुमको कितने सारे क्वेश्चन इसके बता दूं तो ऑलरेडी आप कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अगर तुमको ये लर्न हुए ना तो पक्का तुम कमेंट करके जाओगे, पक्का तुमको इस चीज की कसम लगेगी, आज तुमको कमेंट करना पड़ेगा। अगर तुमको याद करवा दिया भाई, तुमको 1% भी मजा आया ना तो जरूर तुमको कमेंट करके जाना है, ठीक है। अब जरा एक बार हम कुछ क्वेश्चन देख लें। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ROC is not bound to issue the notice to the holder of charge if the company gives the intimation of satisfaction of charge in the specified form and signed by the holder of charge। ROC को, कंपनी को, ROC को नॉट कंपनी, ROC को चार्ज होल्डर को
कोई SCN इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कंपनी ने स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर सेटिस्फैक्शन फाइल किया है, यानी CHG4 के अंदर फाइल किया है एंड वो साइंड है बाय द चार्ज होल्डर। तो क्या इस केस में SCN इशू होता है? नहीं। इस केस में SCN इशू होता है? नहीं। वेरी गुड। मेरे को आंसर चाहिए ताकि तुमको समझ में आया नहीं आया वो यहां पे चेक हो जाएगा। ROC में अलाउ द कंपनी or the holder of charge to file the intimation within a period of 300 days of satisfaction on payment of fees or additional fees as may be prescribed। हाँ, अगर मान लो आप ओरिजिनल 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्शन के लिए CHG4 ROC को फाइल नहीं कर पाते तो ROC आपको क्या करेगा? ROC आपको 300 डेज तक का एक्सटेंशन दे सकता है। बट 300 डेज कहां से देखने बेटा? 300 डेज देखने होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओरिजिनल 30 के बाद आपको 300 नहीं मिलते, 300 ओरिजिनल से मिलते हैं, मतलब डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन से। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद आगे चले। यस सर। ये देखो फालतू का क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, व्हाई इट इज गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड, ये सब फालतू के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे। इसके बाद आ जाओ थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन मैं तुमको डिस्कस कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना जरा। रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड रियलाइज्ड ऑन 2nd of May that the particulars of charge created on 10th of March in favor of संकल्प कमर्शियल बैंक लिमिटेड were not registered। यानी ये रेणुका सोप्स ने संकल्प कमर्शियल बैंक के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट किया था, ठीक है। और कब क्रिएट किया था? क्रिएट हुआ था 10 मार्च को और इन महारथियों को 2 मई को जाके रियलाइज हुआ, ओ शिट वी हैव मेड अ मिस्टेक, भूला, हमने चार्ज क्रिएट किया था बट हम रजिस्टर ही नहीं करा पाए। वेरी गुड। आगे चलो। व्हाट प्रोसीजर शुड द कंपनी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर? तो अब क्या कराओ? कुछ नहीं, जो एडिशनल फीस है वो पे करके अप्लाई करो पहले तो ROC को, वो तुमको एक्सटेंशन देगा। एक्सटेंशन देने के लिए फिर जब आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा तो फिर आप क्या कर देना? एडिशनल फीस देके रजिस्टर करा देना। वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट अगर इन महारथियों को 2 मई को ना याद आके 7 जून को याद आता? तो फिर मैं बोलूं फिर आपको एडिशनल फीस नहीं, फिर आप 60 डेज से भी आगे निकल गए हो। इतना लेट अगर याद आया तो आपको एड वैलोरम फीस पे करनी पड़ेगी, सेकंड एक्सटेंशन लेना पड़ेगा ROC से और एड वैलोरम फीस देके आप उसको फाइल कर सकते हो। राइट सर। उसके बाद आप आओ एक क्वेश्चन कराता हूं मैं तुमको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना जरा। मिस्टर अंतरिक्ष परचेज्ड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली बिलोंगिंग टू दिस कंपनी NRT लिमिटेड। मिस्टर अंतरिक्ष ने इस NRT लिमिटेड से एसेट खरीदी। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब ये बंदा उस एसेट का अपने नाम में रजिस्ट्रेशन कराने गया, इसको पता चला कि कंपनी की जो एसेट की टाइटल डीड है वो फ्री नहीं है, उस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। एंड कंपनी एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू गेट द टाइटल डीड ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ अंतरिक्ष। और कंपनी ने बाद में बोला, ओ सॉरी, ये एसेट आपके नाम में ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि ये तो गिरवी पड़ी है। अब वो बंदा बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो कंपनी ने बोला हम क्या करें इसमें? कंपनी बोली मैं तो कुछ भी इस चीज के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर अनेबल टू गेट दैट एसेट ट्रांसफर्ड इन योर नेम। वो बंदा बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं था। तो क्या कंपनी का ऐसा कहना सही है या गलत है? एकदम सही है, क्योंकि कंपनी ने क्या कराया? चार्ज को रजिस्टर कराया। कंपनी ने चार्ज को क्या कराया? रजिस्टर कराया। भैया चार्ज रजिस्टर्ड था तो सामने वाले को डीम्ड नोटिस था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से सामने वाले को डीम्ड नोटिस था कि यस ये चार्ज क्या है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो कंपनी की कंटेंशन एकदम करेक्ट है। आगे सुनना। एक कंपनी है, उसने क्या करा? 25 लाख का लोन लिया बाय ऑफरिंग इट स्टॉक एज द सिक्योरिटी। स्टॉक को गिरवी रखवाया। क्या इस पे चार्ज क्रिएट हुआ? हाँ। क्या ये चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा? यस। एक 5 लाख का ओवरड्राफ्ट का लोन लिया और उस पर डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी दिलवा दी। तो क्या ये वाले चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी इज नॉट द एसेट ऑफ द कंपनी। ये चैप्टर में आपको चार्ज को रजिस्टर तब कराना है जब चार्ज आपका क्या हो जाए? चार्ज कंपनी की एसेट पे, कंपनी की प्रॉपर्टी पे, कंपनी की अंडरटेकिंग पे क्रिएट हुआ हो। डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी इज नॉट द एसेट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी की एसेट नहीं है। तो ये जो आपका चार्ज है इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, ये पढ़ो। निवेदिता लिमिटेड ने क्या करा? इस कंपनी ने अपना प्लांट गिरवी रखवाया एक नेशनलाइज्ड बैंक के पास, ठीक है, और टर्म लोन ले लिया। कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने उस चार्ज को रजिस्टर कराया ROC के पास। यस और नो? यस सर। हाँ, यस वीरेंद्र। द कंपनी सेटल्ड द टर्म लोन। कंपनी ने पूरा लोन फुल कर दिया, मतलब फुल में रीपेमेंट कर दी। कंपनी ने बैंक को एक लेटर के लिए बोला कि आप प्लीज हमको एक लेटर इशू कीजिए कि हमने आपका पूरा लोन वगैरह रीपे कर दिया है। द बैंक डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू द रिक्वेस्ट, पर बैंक ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन। अब कंपनी क्या करेगी?
अब कंपनी क्या करेगी मुझे बताओ, इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा? पढ़ लिया होगा तुम तो, नालायक हो एकदम। ठीक है रिद्धि, ओके। अब मुझे बताओ इस केस में कंपनी क्या करेगी, कौन सा सेक्शन लगेगा यहां पे? उसने बैंक से लेटर मांगा, बैंक ने उसको मना कर दिया, बैंक ने बोला नहीं मैं तो नहीं लेटर दे रहा। अब क्या होगा, इसके अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बैंक ने मना कर दिया कि भाई नहीं मैं तो लेटर नहीं दे रहा। अब क्या होगा? आधे लोग पता है यहां पे गलत आंसर सोचेंगे कि बैंक ने मना कर दिया, अब आरओसी क्या करेगा, उस चीज को अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा और उस चीज को अपने रिकॉर्ड में लिख के कंपनी को बता देगा कि नहीं अभी आपका चार्ज जो है वो सेटल नहीं हो सकता, अभी आपका चार्ज जो है वो सेटल नहीं हो सकता, मतलब अभी उसका सेटिस्फैक्शन मैं रजिस्टर नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये वो वाला केस नहीं है। इसमें आरओसी ने चार्ज होल्डर से नहीं पूछा कि बता तेरा चार्ज रिलीज हुआ या नहीं हुआ, और अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज करा तो हमने कंपनी को मना कर दिया। ये वो केस है ही नहीं। ध्यान से पढ़ो, इसमें वो क्या पूछ रहा है, कंपनी ने बैंक को बोला है हमने आपका लोन रीपे कर दिया, आप हमें एक एनओसी टाइप ऑफ लेटर इशू कर दो। बैंक ने बोला नहीं कर रहा मैं इशू, मत कर। हम क्या करेंगे, हम आरओसी को फाइल कर देंगे CHG-4 और हम बोलेंगे कि भैया हमारा लोन वोन रीपे हो गया, ये देखो पूरा प्रूफ वगैरह, तुमको पूछना उससे पूछ लो। फिर आरओसी तुमको SCN इशू करेगा, SCN के बाद तुम उसको जवाब दोगे, फलाना फलाना, वो पूरा प्रोसेस चलेगा। यानी कि 82 जो है वो पूरा सेक्शन आपको लिखना है यहां पे, ये लो पूरा सेक्शन नंबर 82 आपको लिखना है, प्रोसेस बताना है सेटिस्फैक्शन का कि सेटिस्फैक्शन कैसे रजिस्टर होगा, ये वो वाला प्रोसेस है। और फिर आरओसी आपको जब आपका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर देगा तो वो आपको आरओसी CHG-5 इशू कर देगा, काम खत्म। ठीक है हो, तुम देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन में फंसा देते हैं ICA वाले, है ना, कितने गंदे हैं। ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ना, वाइटल फार्मेसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन टू क्योर स्किन डिजीज। इसने एक जर्मनी में यूनिट बनाई, रजिस्टर्ड किए कुछ पेटेंट्स जर्मनी में और फंड रेज किया बाय चार्ज ऑन इट स्टॉक इन जर्मनी। जर्मनी से लोन लिया, वहां पर स्टॉक गिरवी रखवा दिया, पेटेंट को गिरवी रखवा दिया। कंपनी ने रजिस्टर किया चार्ज को क्रिएटेड ऑन द स्टॉक बट नॉट रजिस्टर द चार्ज क्रिएटेड ऑन द पेटेंट। उन्होंने बोला हम चार्ज जो हमने स्टॉक पे क्रिएट किया ना उसे रजिस्टर करा देंगे, पेटेंट पे जो हमने चार्ज क्रिएट किया उसे हम रजिस्टर नहीं कराएंगे। Company received a notice from the ROC for not filing the particulars of the charge created by the company on the property or asset situated outside India। और कंपनी को आरओसी से नोटिस मिला कि तुमने बाहर एक एसेट पे चार्ज क्रिएट किया पर तुमने आरओसी के पास अभी तक रजिस्टर नहीं कराया। कंपनी ने बोला नो इट्स नॉट आवर ड्यूटी, ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं है, हम कोई चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाने वाले। और दूसरी बात, पहली बात वो एसेट बाहर थी, इंडिया के बाहर थी, और दूसरी बात वो इंटेंजिबल थी। लॉ बोलता है सेक्शन नंबर 77 में लिखा हुआ है, रेड विद द रूल्स, वहां लिखा हुआ है एसेट इंडिया के बाहर हो, एसेट इंडिया के अंदर हो, एसेट टैंजिबल हो, इंटैंजिबल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आपको वैलिडिटी बतानी थी कंपनी के क्लेम की, क्या कंपनी का क्लेम वैलिड है? एब्सोल्युटली नो, कंपनी का क्लेम वैलिड नहीं है, आपको चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला देखो। रंजीत एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम द PQR लिमिटेड विच वाज ऑलरेडी मॉर्टगेज टू द बैंक। He settled the loan to the bank in full and same was registered with the sub registrar who noted the mortgage had been settled। अब बंदे ने कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदी, लोन वोन सब रीपे कर दिया, उसके बाद ना तो कंपनी ने ना बैंक ने किसी ने भी आरओसी को क्या नहीं करा, कुछ फाइल ही नहीं करा अबाउट द सेटिस्फैक्शन। क्या रंजीत जाकर आरओसी को बोल सकता है कि देखो मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं, ये लोन सेटल हो गया, आप चार्ज को रिलीज कर दो, एसेट को रिलीज कर दो? यस। तो वही ये सेक्शन 83 वाला प्रोसेस आ जाएगा। आरओसी खुद ब खुद, अगर उसको एविडेंस मिल गया तो आरओसी खुद ब खुद आपके सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देगा और आपको ऑर्डर यानी कि CHG-5 क्या कर देगा, इशू कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज डू इट फ्रॉम द राइटिंग प्रैक्टिस। ये वाला एक क्वेश्चन मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में जरूर कराया होगा, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर करना। आई थिंक September 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, May 25 वाले में आई थिंक नहीं था ये, यस, क्योंकि May 25 वाले में भी एक बार चेक कर लेना, बट ये वाला क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस से जरूर करना। इसकी फोटो खींच लो, मैं तो बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं। इतनी बड़ी रामायण लिखी हुई है, पूरी जो ये रामायण है उसको मैं क्रक्स कर देता हूं। इस पूरी रामायण में ये लिखा था कि कंपनी ने क्या करा, एक लोन लिया, कंपनी का जब लोन सैंक्शन हुआ ना, कंपनी ने एसेट गिरवी रखवा दी, बट चार्ज वार्ज क्रिएट नहीं हुआ। बहुत लेटर जाके उनको रियलाइज हुआ कि चार्ज को रजिस्टर कराना है, तो कंपनी ने कुछ ग्राउंड्स रखे। कंपनी ने बोला पहली बात,
हमें जिस दिन लोन मिला है, मतलब जिस दिन हमने लोन एक्चुअली में यूज किया, हमने फैसिलिटी अवेल की है, उस दिन से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है चार्ज को रजिस्टर कराने की। जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ था वहां से हमको चार्ज रजिस्टर नहीं कराना था। ग्राउंड नंबर 2 इन्होंने बोला 1 मिनट, हमें तो रजिस्टर ही क्यों कराना, हम तो नहीं करा रहे, बैंक को जाके कराना चाहिए चार्ज रजिस्टर। मतलब कंपनी के डायरेक्टर एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी बोल रहे हैं हम नहीं करा रहे रजिस्टर, कब बैंक को कराना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो धजिया किसकी उड़ेगी, बैंक की। धजिया किसकी उड़ेगी, बैंक की। बोलो यस और नो। तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है भाई, तेरी बैंड बजेगी, तू जाके चार्ज, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तूने पैसा दिया, तू जाके चार्ज को रजिस्टर करा। तो क्या यहां पर कंपनी का कंटेंशन सही था या गलत था? एब्सोल्युटली गलत था, ये ऐसा नहीं होगा। और आपको किस दिन से माना जाता है कि आपका चार्ज आपको मतलब रजिस्टर कराना पड़ेगा? जिस दिन लोन सैंक्शन होता है। आप पैसा किस दिन यूज कर रहे हो डजंट मैटर, लोन सैंक्शनिंग की डेट से आप देखते हो कि आपका चार्ज क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ना मुझसे सेक्शन में रह गई, मैं एक बात आपको और बता देता हूं। क्या सेक्शन नंबर 77 में मैंने आपको बोला था अगर कोई चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो वो जो चार्ज होल्डर होता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है और ये सब बन जाता है और वो चार्ज की ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाती है, ये पढ़ाया था। इसमें नीचे एक लाइन और लिखी है, ये वाली, ये ब्लू वाली, ये क्या बोलती है? कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने बोला अच्छा पूरा का पूरा जो चार्ज है वो ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो गया। अच्छा, चार्ज क्रिएट क्यों हुआ था? क्योंकि हमने लोन लिया था। तो जब चार्ज वॉइड हुआ तो इसका मतलब लोन लेना भी वॉइड हो गया, और अगर लोन लेना भी वॉइड हो गया इसका मतलब हमको लोन रीपे भी नहीं करना। लॉ बोलता है अबे चलना, लोन तो रीपे करना पड़ेगा। ये जो सबसेक्शन 3 है, इट शैल नॉट प्रिजुडाइज द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन ऑफ द रीपेमेंट ऑफ मनी। मतलब भैया आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे, ये आप मना नहीं कर सकते। आपकी ये वाली चीज की ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होती कभी भी। ठीक है, ठीक है सर, गॉट इट सर। बस बाकी कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे को लगता है नहीं संभाल पाओ। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई रहेगा तो कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस में देखोगे कवर हो जाएगा। दैट इज ऑल डन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद क्वेश्चन विद इन जस्ट 1 आवर। और मेरे को तो लगता है 1 घंटे से भी कम में हो गया, मजेदार एकदम। बाद में कभी स्पीड पे देखोगे तो आधे पौने घंटे के अंदर पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करके निपटा दोगे, राइट? चलो, सो कल मिलेंगे एक और बढ़िया ऐसा दासू चैप्टर की रिवीजन के साथ, ठीक है? और कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अच्छा लगा हो तो जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।